हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राई फॉर टायरोज। दिस इज गौरव पांडे। पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित इस वीडियो में हम यात्रा एवं यात्री नामक शीर्षक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के टीचिंग एग्जामिनेशंस में यात्रा एवं यात्री नामक टॉपिक से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट और अदर जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस एक वीडियो को देखते हैं तो यात्रा एवं यात्री से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम यात्रा एवं यात्री के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार की यात्राओं से किस प्रकार के लाभ होते हैं और यात्रा के समय होने वाली कठिनाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अभी तक हमारे इतिहास में जितने प्रकार के यात्री भारत में आए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो में हम यात्रा के जो विभिन्न प्रकार के परिवहन हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें यात्रा एवं यात्री के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यात्रा पुराने फ्रांसीसी शब्द ट्रैवल से आई है, जिसका अर्थ है कष्ट या दर्दनाक प्रयास। यात्रा अगर देखा जाए तो अगर इसकी कोई परिभाषा बताएं तो किसी एक विशेष कार्य हेतु अपने एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान की ओर प्रस्थान करना ही यात्रा कहलाता है। यात्रा का एक कुछ विशेष उद्देश्य होता है, कुछ लोग होते हैं जो एक विशेष उद्देश्य के कारण यात्रा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आनंद प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को सुकून देने के लिए उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए वो यात्रा करते हैं। यात्रा करना आज के समय में जितना आसान है, प्राचीन काल में यात्रा करना उतना ही कठिन होता था। आज के समय में विभिन्न प्रकार के साधन कई प्रकार के परिवहन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से यात्रा अब बहुत आसान हो चुकी है, जबकि पहले के समय में यात्रा करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि परिवहन के साधन उतने अच्छे रूप से प्राप्त नहीं होते थे, जिसकी वजह से यात्रा इतनी आसान नहीं होती थी और लोगों को तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वास्तव में यात्रा से व्यक्ति हर चीज़ पा सकता है, जैसे उसकी जो इंद्रिय और जो बौद्धिक ललक होती है उसको संतुष्टि यात्रा के माध्यम से प्राप्त होती है। व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ के बारे में जानने का प्रयास करता है और उसकी जो एक ललक होती है, उसके दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं, उसकी संतुष्टि उसे यात्रा करने के बाद मिलती है। और कभी कभी जब व्यक्ति बहुत परेशान रहता है अपने चारों तरफ की समस्याओं से, तो उस समय वह अपने जो माइंड है उसको एक प्रकार से रिलीफ देने के लिए यात्रा करना अच्छा समझता है और उससे उसको काफ़ी हेल्प भी होती है। और यात्रा खाली समय को, जैसे किसी के पास कोई खाली समय है तो उसमें व्यस्त रहने के लिए एक अच्छा साधन है कि आदमी यात्रा पे निकल जाता है, अपने परिवार के साथ एक टूर पे निकल जाता है और वहाँ पर वो जो उसका खाली समय है वो भी कट जाता है और इस प्रकार से उसको संतुष्टि भी मिलती है और एक दिमागी शांति भी उसे यात्रा के माध्यम से मिलती है। जो व्यक्ति के जो जीवन कभी कभी नीरस से परिपूर्ण होता है, उस नीरसता को समाप्त करने के लिए और जो उसकी मानसिक दिनचर्या है, जो उसकी आसपास की समस्याएं हैं, उनको सबको समाप्त करने के लिए व्यक्ति यात्रा को चूज़ करता है। और यात्रा इसलिए इसमें व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करती है, उसको मानसिक रूप से, उसकी बौद्धिक रूप से क्या होता है, उसको यात्रा के माध्यम से कुछ न कुछ सहायता अवश्य होती है। यात्रा के लाभ क्या क्या हैं? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम। व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है, दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहाँ पर वह लोगों से तमाम प्रकार की बातें सीखता है और वहाँ के लोगों को अपनी बातों से प्रभावित भी करता है। तो इस प्रकार व्यक्तियों के जो यात्रा करते हैं, व्यक्ति वहाँ पर जाकर लोगों से संप्रेषण करता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो यात्रा है वो विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम भी होती है। व्यक्ति वहाँ पर लोगों से मिलता है और अपनी बातों को उनके सामने उन लोग से शेयर भी करता है। तो यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान में यात्रा का एक विशेष महत्व है। संस्कृति की समझ विकसित करने का माध्यम। व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ के आसपास के लोगों की संस्कृति को भी समझने का प्रयास करता है और अपनी संस्कृति का प्रभाव भी उन लोग के ऊपर छोड़ता है। तो इस प्रकार से संस्कृति की समझ को विकसित करने में यात्रा का एक विशेष महत्व है। व्यापार में सहायक। बहुत से लोग यात्रा इसलिए करते हैं कि उनका जो व्यापार है उसका वो प्रसार कर सकें, और उसमें भी क्या होता है, उन्हें यात्रा के माध्यम से उनके व्यापार का प्रसार होता है और उसमें उनको मदद मिलती है। जैसे नॉर्मल आप
कोलंबस और वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने खोज के लिए निकले ही थे, लेकिन उनका मेन मुद्दा जो था वो व्यापार का था और वो व्यापार के लिए एक नया रास्ता ढूंढना चाहते थे और उन्होंने इस प्रकार से एक नए जगह की खोज की। नई खोज में सहायक, जैसे आपको मैंने पहले बताया अभी, वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे और तमाम यूरोपीय जो थे, ये सब मतलब कहीं न कहीं निकले और कोई न कोई एक नई जगह की खोज की। और व्यक्ति जब भी कहीं जाता है, नए जगह पे जाता है, तो वहाँ पर वह कुछ न कुछ सीखने के लिए उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है और इस प्रकार से एक नई खोज में यात्रा बहुत सहायक होती है। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय, और यहाँ पर जब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति हैं उनका समन्वयन करने के लिए एक मदद मिलती है। मतलब व्यक्ति जब जाता है तो अपनी संस्कृति को दूसरे लोग की संस्कृति से मतलब अपनी संस्कृति शेयर करता है और उनकी संस्कृति को सीखता है, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होता है। प्रमुख विदेशी यात्री, तो क्या है कि प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्री आते रहे हैं, तो अब आइए हम उन्हीं के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्री भारत में आए हैं, उन्होंने भारत के बारे में तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं अपनी किताबों में। तो अगर भारत के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानना है, तो उसका एक स्रोत विदेशी यात्री भी हैं। आप विदेशी यात्री की किताबों को पढ़िए और उनके जो विचार थे उनको समझकर आप भारत के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम कुछ विदेशी यात्री जो प्रमुख रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अब्दुल रज्जाक, यह एक ईरानी यात्री था, मतलब ईरान से आया था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो अब्दुल रज्जाक था यह एक ईरानी यात्री था और यह जो विजयनगर साम्राज्य था उसके शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा अलबरूनी के बारे में आपने सुना होगा कि अलबरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है तहकीक-ए हिंद या किताबुल हिंद। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में तमाम तरह की रोचक जानकारी प्रदान की है और जो भी व्यक्ति भारत के बारे में अच्छे से जानना चाहता है वह इनकी पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहता है। इनकी पुस्तक में हिंदू के इतिहास, यहाँ के समाज, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की राजनीति कैसी थी उसका वर्णन इन्होंने अपनी किताब तहकीक-ए हिंद में विस्तृत रूप से किया है। जो अलबरूनी था यह उज़्बेकिस्तान से आया था, इसलिए हम इसको उज़्बेकिस्तानी यात्री बोल सकते हैं। और क्या था कि जो अलबरूनी था यह महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। तो अगर हम अलबरूनी के बारे में समराइज़ करने का प्रयास करें तो यह एक उज़्बेकिस्तान से आया हुआ यात्री था जो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था और इसकी जो किताब का नाम था वो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद था। अगला यात्री है इत्सिंग। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या किया है, वहाँ पर अध्ययन किया है और इसका वर्णन अपनी किताब में किया है। इसके अलावा हेरोडेटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी पूर्व के भारत के फारस से संबंधों का वर्णन किया है। मतलब कि इनकी जो पुस्तक थी हिस्टोरिका वह हेरोडेटस नामक एक यात्री की पुस्तक थी और इन्हें इतिहास का पितामह कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत और ईरान के कैसे संबंध रहे हैं उनके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से विस्तृत जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा इब्न बतूता, जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। इब्न बतूता यह एक अफ्रीकी यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया था। यह इब्न बतूता जो था यह एक राजदूत बनाकर, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता द्वारा रहला नामक पुस्तक की रचना की गई है जिससे फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो इब्न बतूता ने भी अपनी पुस्तक रहला में भारत के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी, काफ़ी रोचक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके अलावा डायमेकस या बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था और यह एक डायमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो जो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो आप डायमेकस की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं। डायमेकस जो है बिंदुसार के समय में भारत आया था। इसके अलावा वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री है, इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम CU की था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और हर्षवर्धन के समय में वेनसांग जो है ये भारत आए थे। यात्रा के प्रमुख साधन,
तो अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य से प्रस्थान करना है तो उसके लिए आपको कुछ विशेष साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अब आगे यात्रा के जो प्रमुख साधन हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के माध्यम से आप मतलब अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल यात्रा के जो बिल्कुल पीक पॉइंट है वहाँ तक आसानी से सड़क माध्यम से पहुँचा जा सकता है, और वापस अपने घर तक की जो घर तक की पहुँच है वह सड़क माध्यम से ही आपको प्राप्त होती है। अगर कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं और किसी भी परिवहन से आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अगर अपने घर तक आ रहे हैं तो आपको घर तक पहुँचाने में सड़क परिवहन ही आपकी सड़क परिवहन ही क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। छोटी दूरी के लिए उपयुक्त, जब छोटी दूरी की यात्रा करना होता है तो वहाँ पर सड़क परिवहन ही काम आता है। व्यापार में सहायक, विभिन्न प्रकार के जो व्यापार होते हैं उनमें सड़क परिवहन ही सहायक होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो आप उसमें सड़क परिवहन की मदद अवश्य लेंगे। सड़क मार्ग के प्रमुख साधन हैं बस, टैक्सी, ट्रक, साइकिल, कार, रिक्शा। तो अगर सड़क परिवहन के अंतर्गत क्या जो बस, टैक्सी, ट्रक, साइकिल, रिक्शा, कार, ये सभी सड़क परिवहन के अंतर्गत आते हैं। सड़क जो मार्ग है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़क और ग्राम सड़क आती हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है यह राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। विभिन्न प्रकार की राज्यों की राजधानी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग किया जाता है। जबकि राजकीय राजमार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है, जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, राजकीय राजमार्ग का होता है। जिला सड़क या राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ती है। जिला सड़क वो सड़क होती हैं जो एक ही राज्य के विभिन्न प्रकार के जिलों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें जिला सड़क कहा जाता है। इसके अलावा ग्राम सड़क, जिले के जो गांव होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, ग्राम सड़क का होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़क और ग्राम सड़क या सड़क मार्ग के विभिन्न प्रकार हैं। सड़क मार्ग से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत का जो सड़क परिवहन है ये यूएसए के बाद पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और भारत में जो सबसे ऊंची सड़क है वह मनाली लेह मार्ग है। भारत के जो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो NH-44 है, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है 3745 किलोमीटर है। जबकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। भारत में अगर कुल सड़क परिवहन की बात की जाए तो 83% क्या है वो सड़क मार्ग है। NH-44 को उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो रोड गई है जिसे हम NH-44 के नाम से जानते हैं, इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। नेशनल हाईवे जो 1 है वो दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है। मतलब अगर दिल्ली से पाकिस्तान की यात्रा करना है तो आप नेशनल हाईवे 1 से होकर जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के टीचिंग एग्जाम में से सीटेट है उसमें पूछ लेता है कि मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक की यात्रा करना है तो आप कौन से नेशनल हाईवे से होकर जाएंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन में NH-1 रहेगा और वही उसका सही उत्तर रहेगा। भारत में सड़क का सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो केरल में है, और जबकि सबसे कम जो घनत्व है जम्मू कश्मीर में है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग, जिसे वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम दिया गया है, वो सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत में नेशनल हाईवे का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है। NH-15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, केरल में है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले के नर्मदा नामक नदी पर स्थित है। अब आइए हम रेल मार्ग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रेल परिवहन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई तथा भारतीय रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई वो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई। यह सेवा मुंबई के पोरबंदर से ठाणे तक के बीच में चलाई गई थी, जिसमें 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, और जो ट्रेन थी उसका नाम था द फेरी क्वीन। वर्ष 1855 में ब्रिटिश कंपनी किटसन ने इसे बनाया था। इसमें दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन भी इस्तेमाल किया गया था। 1997 के बाद इस ट्रेन को विरासत रेल गाड़ी के रूप में संचालित किया जाने लगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल वर्ष 24 अक्टूबर वर्ष 1984 को कोलकाता के टालीगंज से भवानीगंज तक चली। भारत के 4 ऐसे रेल मार्ग हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, और उनमें सबसे पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह रेल सेवा जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर लंबी है।
भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन रेजोल्यूशन 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे का नाम ब्लू माउंटेन ट्रेन है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस रेल मार्ग पर प्रथम 15 अक्टूबर 1908 में कुबीनर से उद्गम मंडल के बीच ट्रेन चलाई गई थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे CST कहा जाता है, यह टर्मिनस वर्ष 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। शिवाजी टर्मिनस का डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुशिल्प फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने तैयार किया है और शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो चौथा है वह है कालका शिमला रेलवे। इस रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे का निर्माण 1901 में मुख्य उद्गम HS हैरिंगटन की दीक्षांत समारोह से इसकी शुरुआत हुई और इस रेलवे मार्ग को 10 जुलाई 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब आइए हम जल परिवहन के बारे में बात करते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता और सबसे पुराना साधन है। मतलब अगर आपको सबसे सस्ते में अगर कहीं यात्रा करनी है तो आप जल परिवहन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक ट्रैक पर चलता है। मतलब यहाँ पर जो यात्रा की जाती है वो नदी के द्वारा या समुद्रों के द्वारा की जाती है। नहरों को मामले अगर छोड़ दें तो इसके ट्रैक के निर्माण और रखरखाव में बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। मतलब बहुत कम लागत में आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। जो जल परिवहन के संचालन की जो लागत है वो बहुत कम है और इसकी वहन क्षमता बहुत अधिक होती है। आप देखेंगे कि जो सबसे बड़े जो उद्योगों के सामान जाते हैं, जो बाहर से व्यापार होता है, उनमें सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है? वह जल परिवहन का ही होता है। इसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को करीब लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पूरे विश्व का पूरे विश्व में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम किया है तो उसने जल ने किया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया गया है, तो जल के माध्यम से एक स्थान को दूसरे स्थान में आसानी से जोड़ा जा सकता है। मतलब आप जल के माध्यम से आसानी से यात्रा कम लागत में कर सकते हैं। इसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को करीब लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह विदेशी व्यापार के लिए अपरिहार्य रहा है। मतलब कि अगर आप एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जल परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के बीच व्यापार के लिए इसका प्रयोग होता है। भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में, नवा शेवा मुंबई में, मर्मगांव गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, तूतीकोरन तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और हल्दिया कोलकाता में स्थित है। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जहाँ से तमाम प्रकार के जो यहाँ पर अयस्क हैं, खनिज हैं, इनका व्यापार क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार भारत से बाहर और बाहर से मतलब विदेशों से बाहर की ओर होता है। इसके अलावा कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। ये क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग ऐसे जलमार्ग होते हैं जो एक ही देश के अंदर होते हैं। इनमें जो नदियां हैं, नहरें हैं, झील हैं, इन सब के अंदर जो जलमार्ग हैं वो सब अंतर्देशीय जलमार्ग के अंतर्गत आते हैं। भारत में 6 प्रकार के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोट्टापुरम, तलचर से पारादीप, धुबरी से सादिया, काकीनाडा से पुदुचेरी, लखीमपुर से भागा। ये सभी क्या हैं? भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आइए अब वायु परिवहन की बात कर लेते हैं। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। तेज़ गति और समय की बचत करने वाला परिवहन, परंतु यह बहुत महंगा है। मतलब यहाँ पर जो यात्रा होती है वो बहुत तेज़ गति से होती है और समय की बचत करने में वायु परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि यह परिवहन क्या होता है? बहुत महंगा। इसमें लागत ज़्यादा होती है लेकिन समय की बचत होती है। तो अगर आप कम समय में यात्रा करना चाहते हैं, अगर आपका बजट सही है, तो आप वायु परिवहन की मदद ले सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सड़क माध्यम या जल परिवहन के माध्यम से जाने में समस्या होती है, वहाँ पर वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाना है तो वहाँ पर यात्रा करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो वायु परिवहन है, क्योंकि जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर वायु परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में 1953 में हुआ। प्रमुख जो प्राइवेट कंपनी हैं जिनके जेट क्या हैं कि हमारे भारत के लिए काम करते हैं, उनमें सबसे पहला है जेट किंगफिशर, इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया। ये सभी क्या हैं? ये प्रमुख प्राइवेट कंपनी हैं जो वायु परिवहन प्रदान करती हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में जान लेते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। ये सभी क्या हैं? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो भारत में स्थित हैं। मतलब यहाँ से आप किसी भी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आप इन सभी के माध्यम से वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डे जैसे राजा सांची, गुरु
गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, यह अमृतसर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, और मौसी लखनऊ में, बाड़ा पानी शिलांग, वास्को डी गामा गोवा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, यह हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के यात्रियों और यात्रा के जो विभिन्न प्रकार के परिवहन हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया है। तो आइए वीडियो के लास्ट में हम आपको जो यात्रा की जो रेलवे जो यात्रा होती है उसमें जो टिकट होती है उस पर क्या क्या अंकित होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीटेट केवीएस जैसे एग्ज़ाम में जो टिकट होती है, जो विंडो टिकट होती है, उस पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जानकारी अंकित होती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ट्रेन टिकट पर अंकित जानकारी, जो हमारी जो विंडो टिकट होती है उस पर यात्रा की तिथि और समय, इसकी जानकारी लिखी होती है। आरक्षण की तिथि और समय, ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम भी ट्रेन पर अंकित रहता है। इसके अलावा यात्रा की शुरुआत और गंतव्य स्थान की जो तारीख और समय होती है यह भी टिकट पर इसकी जानकारी दी रहती है। शुरुआत और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी की भी जानकारी टिकट पर अंकित रहती है। इसके अलावा वयस्कों और बच्चों की संख्या, यात्रियों का लिंग, उनकी आयु, यात्रा की श्रेणी, कोच संख्या या बर्थ संख्या और आरक्षण शुल्क और कुल किराया, इन सभी की जानकारी ट्रेन टिकट पर अंकित रहती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यात्री और परिवहन के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है, और यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा और यात्री नामक थीम से उनके पेपर में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को देखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।